Assalamu alaikum dear students, myself Firdaus Sir Botany from Emerge classes. Dear students, as you know that we have successfully completed JK Bose Sure Shot series for class 12, and now we are here with the same JK Bose Sure Shot series for class 11th students, and I have been assigned to teach a very important chapter of plant physiology, that is respiration in plants, a very important chapter in the plant physiology. My dear students, again you have to remember that we would be discussing only those questions which have the maximum probability of being asked in the board exams. So I would be discussing 2 to 3 questions in this chapter which would be definitely there in the paper, inshallah. So my dear students, before coming to the actual questions, I would like to give a little bit of glimpse about what respiration is all about. My dear students, when we talk about the chapter respiration, actually the crux of the respiration is that in respiration, the organic matter is oxidized by the cells. Organic matter is oxidized by the cells to release energy which is trapped by the cells in the form of ATP. This is the crux of the respiration. This is what actually respiration is all about. Now the question arises is that when cells oxidize organic matter, which type of organic matter they oxidize? Can they oxidize any sort of organic matter? No, that is not possible for the cell to oxidize any type of organic matter. The organic matter oxidized by the cells. The organic matter oxidized by the cells to release energy in the form of ATP is called as a respiratory substrate. यानी कि सेल जिस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करती है एटीपी बनाने के लिए बेटा, उस ऑर्गेनिक मैटर को हम नाम देते हैं बेटे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. जैसे बेटा मैं अगर आपको यहां कहूं, यहां मेरे पास मान लीजिए एक सेल है, आई हैव ए सेल. सेल के पास कई तरीके का ऑर्गेनिक मैटर होता है बेटा. सेल्स के पास वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे मैं लिखूंगा शॉर्ट में अब कार्ब्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सेल के पास. ये भी एक तरीके का ऑर्गेनिक मैटर है जो सेल्स ऑक्सीडाइज कर सकती है. या सेल्स के पास बच्चे में मैं कहूंगा कि सेल के पास फैट्स होते हैं. ये एक और तरीके का ऑर्गेनिक मैटर है जो सेल्स ऑक्सीडाइज कर सकती है. सेल्स के पास बेटे आप मान लीजिए सेल के पास प्रोटीन्स होते हैं, ये सेल्स ऑक्सीडाइज कर सकती है टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सेल्स के पास बचा मेरा ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनको सेल ऑक्सीडाइज कर सकती है टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. कई और तरीके के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं हमारे सेल्स के अंदर. इट्स नॉट कि हमारे सेल्स में बस इतने ही ऑर्गेनिक तरीके का ऑर्गेनिक मैटर होता है. इसके अलावा वी हैव न्यूक्लिक एसिड्स इन द सेल्स, वी हैव अदर ऑर्गेनिक मैटर एज वेल. लेकिन जब मैं कहूंगा ये जो चीजें यहां पर मैंने जो डिस्कस की, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात मैंने की, फैट्स की बात मैंने की, प्रोटीन्स की बात मैंने की, ऑर्गेनिक एसिड्स की बात मैंने की, तो यही जो मेन ऑर्गेनिक मैटर है जो सेल्स ऑक्सीडाइज करती है टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अगर मैं बेटे आपको नंबर 1 पे कहूं तो प्रेफरेंशियली जो सेल्स यूज करते हैं, नंबर 1 पर जो सेल्स यूज करती है बेटा, दैट इज प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स. और जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूंगा, इसमें सबसे जो कॉमन आइडियल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज किया जाता है वो है ग्लूकोज, है ना बेटे. अब अगर मान लीजिए सेल के पास सारी चीजें अवेलेबल है तो प्रेफरेंशियली सेल किसको पहले ऑक्सीडाइज करना पसंद करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स का, बिकॉज सेल्स नीड टू कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दे आर ऑक्सीजन रिच मॉलिक्यूल्स, तो इसलिए पहले प्रेफरेंशियली इन्हीं को ऑक्सीडाइज किया जाता है. इसके बाद बेटा अगर सेल के पास मान लीजिए आप सेल के पास कार्बोहाइड्रेट्स है नहीं, फिर सेल सेकेंड जो नंबर पर ऑक्सीडाइज करेगी वो करेगी बेटा फैट को. ठीक है, वो करेगी फैट को. लेकिन अगर बचे मेरे
सेल के अंदर ना कार्बोहाइड्रेट और सेल के अंदर ना फैट है, तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, क्योंकि नॉर्मली सेल के अंदर कार्ब्स और फैट्स रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज हो गया, कोई स्टारवेशन हो गई सेल को, सेल के पास ना कार्बोहाइड्रेट बचा है ना फैट बचा है, तो तब सेल कैन थिंक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग प्रोटीन्स। नॉर्मल कंडीशन में सेल ऑक्सीडाइज प्रोटीन को नहीं करती है, तो प्रोटीन्स थर्ड नंबर पर। अब जो ये ऑर्गेनिक एसिड्स है बेटा, ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो है ये कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स नहीं है। They are used by certain plants under certain conditions, यानी कि they are not universal respiratory substrates। कौन? Organic acids। Organic acids को as respiratory substrate कैम प्लांट्स करते हैं बेटे। कैम प्लांट्स एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है बेटा, वो इनको डे टाइम में ऑर्गेनिक एसिड्स को यूज करते हैं। तो अब जो नंबर 1 पे मैंने बोला वो सेल किन को ऑक्सीडाइज करती है? कार्बोहाइड्रेट्स को, उसके बाद फैट्स को, उनके बाद प्रोटीन्स को मेरे बच्चे। अब याद रखिए आप, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, on the basis of nature of respiratory substrate, respiration has been divided into two types। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटे मेरे, on the basis of nature of respiratory substrate, on the basis of nature of respiratory substrate, respiration has been divided into two types। ये कभी आ सकता है बोर्ड में, छोटा सा क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, वन इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, एंड अनदर इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। है ना बेटे? अब मसला है कि फ्लोटिंग रेस्पिरेशन किसको कहते बेटे? द रेस्पिरेशन इन विच सेल्स यूज कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उसको हम कहते हैं बेटा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो क्या है बचा मेरा आपकी फ्लोटिंग रेस्पिरेशन? किसको कहते बेटे? द रेस्पिरेशन इन विच सेल्स यूज ईदर व्हाट? ईदर कार्बोहाइड्रेट्स, ईदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अगर सेल रेस्पिरेशन में किनको? या तो कार्बोहाइड्रेट्स या तो फैट्स को ऑक्सीडाइज कर रही है, उनसे एनर्जी निकाली जा रही है, उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी कि अगर इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को या फैट्स को बेटी, तो उसको हम कहते हैं बेटा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। आपको याद रखना पड़ेगा। अब जो है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, वो किसको कहते हैं बेटी? अगर सेल प्रोटीन्स को ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाती है, यानी कि व्हेन सेल्स यूज प्रोटीन्स, when cells use, I can say, proteins as the respiratory substrate, when cells use proteins as the respiratory substrate, तो यहां से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नॉर्मल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है, जो नॉर्मल कंडीशन में सेल कैरी आउट करती है। लेकिन जब सेल को स्टारवेशन होगी, मतलब कार्बोहाइड्रेट रिजर्व नहीं है सेल के पास, फैट डिप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बाद सेल सोच सकती है प्रोटीन को यूज करने का, और जब प्रोटीन यूज करेगी तो उसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था कि रेस्पिरेशन में होता क्या है। तो मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा एक मिनट में वाइंड अप करूंगा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। ऑर्गेनिक मैटर या जिसको आप फूड कहते हैं बेटा, उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है एटीपी। दैट्स वन। नाउ द सेकंड चीज मैंने बोला था कि द ऑर्गेनिक मैटर विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। फिर मैंने बोला था कि ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, आप सेल किस चीज को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करेगी, तो उसके हिसाब से हमने रेस्पिरेशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया। वन इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड अनदर इज प्रोटोप्लाज्मिक। फ्लोटिंग में मैंने बोला अगर सेल यूज कर रही है इधर कार्बोहाइड्रेट और यूज कर रही है फैट, उसको फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहा जाता है, और अगर सेल यूज कर रही है प्रोटीन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो उसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो इट वुड बी अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देयर, व्हाट इज respiratory substrate and what are the different types of respiration on the base of nature of respiratory substrate, तो आता है बेटा एक्सेल बोर्ड। Now the most important question that we are going to discuss with is glycolysis. Let's start with the glycolysis. आइए बेटा ग्लाइकोलाइसिस की बात की जाए। ग्लाइकोलाइसिस का जहां तक ताल्लुक है बच्चे, ग्लाइकोलाइसिस
has been derived from two words. One is glyco, एक होता बेटा ग्लाइको, एंड अनदर इज लाइसिस. तो बच्चा मेरा ग्लाइकोलाइसिस पे आपको नोट लिखना होगा. मैं पूरी ग्लाइकोलाइसिस आपको पढ़ाऊंगा, आपको वहां पर एक लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा ये ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस को दो वर्ड से लिया गया है. वन इज ग्लाइको, ग्लाइकोलाइसिस का ग्लाइको का मतलब होता है बेटा शुगर, है ना, और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग. तो पहला चीज जो बच्चों ने इधर सीखा वो सीखा कि ग्लाइकोलाइसिस का लिटरल मीनिंग है. लिटरली ग्लाइकोलाइसिस मीन स्प्लिटिंग ऑफ शुगर. शुगर का स्प्लिट होना, शुगर का ब्रेक डाउन होना बेटा, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस. अब आप जो ये तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या है, नंबर वन. नंबर सेकंड जो आप पॉइंट याद रखेंगे वो है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना बेटा, इसमें होता क्या है. ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व्स पार्शियल oxidation of glucose, partial oxidation of glucose into two molecules of pyruvate or pyruvic acid. Pyruvate or I can say pyruvic acid. तो अब मसला है कि होता है क्या है ग्लाइकोलाइसिस में. ग्लाइकोलाइसिस में होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और आई कैन से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. ये होता है इसमें. अब मसला ये है, एक और चीज जो यहां पर मैं आपको ऐड करना चाहूंगा. आप केमिस्ट्री तो जानते बेटे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. मान लीजिए हमारे पास ग्लूकोज है ना, दिस इज आवर ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अब इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है. अब आपको याद होगा बेटा, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन होने के दो तरीके हैं, यानी कि ग्लूकोज को दो तरीके से ऑक्सीडाइज किया जाता है. इधर बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि या तो ग्लूकोज को आप ऐड कर लो ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या यू नो आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यानी कि ऑक्सीडेशन दो तरीकों से की जा सकती है ग्लूकोज की, इधर बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा बेटे कि जो यहां पर ग्लाइकोलाइसिस में जो ऑक्सीडेशन होती है पायरुवेट की, सॉरी जो ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, वो होती है बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. यानी कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन हो जाती है वो हो जाती है बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अब ये था आपका थर्ड पॉइंट बेटे. नंबर फोर्थ, और यहां पर मैं आपको एक चीज ऐड करूंगा. अगर मैं बोलता कंप्लीट ऑक्सीडेशन, याद रहिए कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से सिर्फ 4 हाइड्रोजन माइनस किए जाते हैं, यानी कि ओनली 4 हाइड्रोजन आर रिमूव्ड, रेस्ट 8 रिमेन. यानी कि अगर मैं बोलता कि ग्लूकोज से 12 के 12 हाइड्रोजन छीने जाएंगे तो वो तो होती कंप्लीट ऑक्सीडेशन, लेकिन ऐसा होता नहीं है. ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया जाता है, लेकिन सिर्फ 4 हाइड्रोजन रिमूव किए जाते हैं. इसलिए हमने इधर यूज किया बेटा मेरा पार्शियल. अगर टोटल 12 निकलते तो हम कहते कंप्लीट. तो ये एक और पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा. अब इधर बेटा आप आ जाइए, यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूंगा इसके बारे में बेटा. ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे. ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे. इसको बेटा ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाई ग्लाइकोलाइसिस इज कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे, बिकॉज द व्हाट इज कॉल्ड एज द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो है, इसको डिस्कवर करने वाले 3 साइंटिस्ट थे. एक का नाम था एम्बिडन, दूसरे का नाम था बेटा मेयरहॉफ, तीसरे का नाम था फ्रांस. P स्टैंड्स फॉर फ्रांस. तो तीसरे का नाम था बेटा मेरा फ्रांस. तो ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे, बिकॉज इसको डिस्कवर करने वाले जो 3 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था एम्बिडन, ई स्टैंड्स फॉर एम्बिडन, एम फॉर मेयरहॉफ, पी फॉर फ्रांस. तो ईएमपी पाथवे के नाम से इसको जाना जाता है. ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे. ये भी आपको बेटे याद रखना पड़ेगा. देखो बेटे, जब भी मैं बात करता हूं, whenever we talk about the respiration, the first cell organelle that comes to our mind is mitochondria. लेकिन याद रहे बेटे आपको कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, देखो बेटे
अगर मैं यहां पर एक सेल बना रहा हूं, ये सेल बना रहा हूं इधर बेटा, ठीक है, ये मान लो मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूं, डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेली, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इट कंप्लीटली आकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यानी कि ये यहां पर होती है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस इधर होती है। ग्लाइकोलाइसिस आकर्स, शाबाश, ग्लाइकोलाइसिस आकर्स in the cytoplasm of the cell. Glycolysis occurs in the cytoplasm of the cell. So ये कहां पर हो जाती है बेटा, साइटोप्लाज्म में। ये भी आपको याद रखना है। इसका माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कोई लेना देना है नहीं बेटा, ये 100% एक्सक्लूसिवली साइटोप्लाज्म बेस्ड प्रोसेस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं आपको एक और पॉइंट यहां पर डिस्कस करना, आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा बेटा, वो ये है कि आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि रेस्पिरेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, या जिसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं बेटे। तो यहां पर मैं आपको कहूं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इट इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन टू both aerobic as well as anaerobic respiration. So glycolysis मैं short में लिखूंगा, occurs in both aerobic respiration as well as anaerobic respiration. anaerobic में भी ये होता है बेटा, और aerobic respiration का भी ये हिस्सा है कौन, शाबाश, that is what, glycolysis. तो ये कुछ पॉइंट्स से पहले आप इनको अच्छे तरीके से देखिए about glycolysis. फर्दर इसके बाद जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज, अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है जिसकी हमने बात की बेटा, जो कि साइटोप्लाज्म बेस्ड प्रोसेस है, ये प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सब सेल्स में हो जाता है, यानी कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है बेटा, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है कौन, ग्लाइकोलाइसिस। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है, याद रखना है आपको बेटा, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। तो ऑक्सीजन इज not required for glycolysis. ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के लिए बेटा ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है, नहीं चाहिए होता है कौन, ऑक्सीजन ग्लाइकोलाइसिस के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी ग्लाइकोलाइसिस के लिए। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां लिखने जा रहा हूं बेटा, वो है ग्लाइकोलाइसिस इज ए सेट ऑफ 10 एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो याद रखना है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस इज सेट ऑफ 10 एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस, सेट ऑफ 10 एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस। ये सेट ऑफ 10 एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस होता है बेटा, यानी कि जो कि 10 की 10 रिएक्शंस कहां पर हो जाती है बेटी, 10 की 10 रिएक्शंस हो जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर। इट इज सेट ऑफ 10 एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। हर एक स्टेप के लिए एक अलग एंजाइम होता है बेटी, आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं रिएक्शन तो 10 होते हैं इसमें बेटी। होता क्या है मुझे बताइए, जो मैंने पहले डिस्कस किया, होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और आई कैन से पायरुविक एसिड। लेकिन होता 3 रिएक्शन तो 10 है ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन अगर हम देखेंगे इवेंट मेंस में 3 ही होते बेटा। अब सुनो इधर मेरी बात को मेरे बच्चों, देखो ये आपके पास आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप इसको पार्शियली ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये किसी प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा कैल्विन साइकिल, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है अपने आप में एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये टूटेगा नहीं, ये ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको एक्टिवेट करेंगे, यानी कि एनर्जी देंगे इसको। तो पहली जो है वो है, इसमें हम करते हैं एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। मैंने क्या बोला, एक बार फिर बोलूंगा मैं बेटे, हमारा जो मकसद है ग्लाइकोलाइसिस में वो है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, बट वो 10 रिएक्शंस के अंदर होगा वो पूरा काम। लेकिन अगर मेनली देखेंगे इवेंट इसमें 3 ही है। 1 इज एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि पहले, क्योंकि ग्लूकोज को क्यों एक्टिवेट करना है, क्योंकि आप इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, आप इसको ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है एंड इट इज नॉट रेडी टू गेट ऑक्सीडाइज। तो पहले हम इसको एक्टिवेट करते हैं बेटा। सो फर्स्ट थिंग इज दैट
दैट इज व्हाट, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। सेकंड चीज जो है बेटा वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मेन चीज जो है बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको आप ऑक्सीडेशन कहते हैं बेटा। तो जो दूसरा चीज है वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना बेटा, या जिसको आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, अब जो तीसरा चीज है मेरे बच्चा वो है, आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन इज ओवरऑल एन एक्सर्गोनिक प्रोसेस, है कि नहीं, इसमें नेट एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। लेकिन जो पहली चीज में हमने क्या किया बेटा, हमने एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज किया। इसके अंदर हमको एटीपी का खर्चा हो जाता है बेटा, एनर्जी खर्च हो जाती है। तो तीसरे फेज में हम क्या करते हैं बेटा, तीसरे फेज में हम क्या करते हैं बेटा, जो हमने एनर्जी लगा दी एक्टिवेट करने, ग्लूकोज को एक्टिवेट करने में जो हमने एनर्जी का खर्चा किया, एटीपी का खर्चा किया, वो हम एटीपी वापस लेंगे बेटा, है ना, उससे ज्यादा ही हम एटीपी वापस लेंगे। तो पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज, दूसरा होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड थर्ड होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एटीपी। तो यहां तक बच्चे आपको ये चीज याद रखना है, ये तीन चीजें हो जाएंगी किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। तीन ये मेन इवेंट्स होते हैं बेटा। अब मामला है कि जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है ये आता कहां से बेटा, ग्लूकोज सेल्स को या तो मिलेगा बेटा, या तो सेल्स को मिलेगा फ्रॉम द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स। देखो बेटा, यानी कि ग्लूकोज लाएगा कहां से, प्लांट, या तो प्लांट सेल के पास कोई स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होगा, जैसे स्टार्च, स्टार्च पर एक्ट करेगा एंजाइम एमाइलेज और उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। तो ये बात आपको याद रखनी कि ग्लूकोज आएगा कहां से, सेल्स में, या तो सेल के पास कोई स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होगा, जैसे स्टार्च है, स्टार्च पर अल्फा एमाइलेज एक्ट करेगा या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्ट करेंगे और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। या सेल्स के पास सक्रोज आ जाता है बेटा, दैट इज डाइसैकेराइड। सेल्स के पास या तो होगा बेटा सक्रोज, क्योंकि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो बनता है ग्लूकोज। अब अगर स्टोर करना है सेल ने इसको, तो फिर ये स्टार्च में कन्वर्ट करेगा, या किसी सेल में आएगा ये इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। सक्रोज एक डाइसैकेराइड है, इस पर एक्ट करेगा बेटा इन्वर्टेस एंजाइम, ये भी आपके एनसीईआरटी ने लिखा है, इन्वर्टेस एंजाइम, और इन्वर्टेस एंजाइम इसको कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यानी कि ग्लूकोज कहां से मिल सकता है, ग्लूकोज या तो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट स्टार्च से आएगा, या तो बेटा मेरा सक्रोज से आएगा आपका ये ग्लूकोज। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जो मेन चीजें हैं, मेन इंफॉर्मेशन है, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी बेटे। अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब सुनो इधर मेरी बात, यह है बच्चा आपके पास ग्लूकोज, यह है बच्चा मेरा आपके पास ग्लूकोज, ठीक है ना। तो पहले हम ग्लूकोज को एक्टिवेट करते हैं बेटे, पहले हम ग्लूकोज को एक्टिवेट करते हैं, यह हमने ग्लूकोज को कर दिया एक्टिवेट। एक्टिवेट कैसे करते हैं बेटा, बाय द एडिशन ऑफ एटीपी, यानी कि हम इसको एटीपी ऐड करते हैं, ठीक है। जो हमने ग्लूकोज को एटीपी ऐड कर दिया, ग्लूकोज की फॉर्मूला आप जानते हैं, इसमें 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। यहां से एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव किया जाता है, और वो फॉस्फेट ग्रुप जब रिमूव किया जाएगा तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब एडीपी में कन्वर्ट होगा, जो एक और फॉस्फेट ग्रुप था वो ग्लूकोज को ऐड होगा एट कार्बन नंबर 6, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। So it is the first reaction of, I can say, photosynthesis. Sorry, it is the first reaction of glycolysis. Sorry. यानी कि पहले रिएक्शन में क्या हुआ, ग्लूकोज को एटीपी ऐड हो गया, एक्टिवेशन करना था ग्लूकोज का, तो एक्टिवेशन के लिए हमने इसको क्या ऐड किया बेटा, ग्लूकोज को ऐड किया एटीपी। एटीपी में आप जानते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, एक एटीपी से रिमूव हो गया, जब एक एटीपी से एक फॉस्फेट रिमूव होगा तो एडीपी में बन गया, एडीपी और एक जो फॉस्फेट वहां से निकला वो हो गया ग्लूकोज को ऐड एट द कार्बन नंबर 6, और ये बन गया बेटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कहा जाता है यार आप ब्रेक डाउन हो जाओ, अब ब्रेक हो जाओ। ये कहते नहीं कि मेरे को यार मैं ब्रेक नहीं हो जाऊंगा, हाँ पहले आपको याद रखना बेटा, यहां पर जो एंजाइम लगता है वो है हेक्सोकाइनेस,
यहां पर एक एंजाइम काम करता है बेटा, और वो है हेक्सोकाइनेज, जिसका एक्टिवेटर होता है Mg2 पॉजिटिव। ये चीज आपको याद रखना है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है बेटा, ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ये कहते हैं कि मेरे को एक और आइसोमर में कन्वर्ट कर दो, दैट इज मोर अनस्टेबल, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर कन्वर्ट किया जाता है बेटा इनटू व्हाट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है ना बेटा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कहा जाता है यार आप ब्रेक हो जाओ, ऑक्सीडाइज हो जाओ। ये कहते हैं कि यार मेरे को भी एनर्जी दे दो, मेरे को भी एक एटीपी ऐड कर दो। अब हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन में इसको भी एटीपी ऐड किया जाता है। जब हम इसको एटीपी ऐड करते हैं बेटा, अगेन एटीपी से एक फॉस्फेट निकलता है तो एटीपी एडीपी में बदलता है, और जो फॉस्फेट निकला वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को यानी कि ऐड हो गया, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो हमने स्टार्ट किया था ग्लूकोज से, ग्लूकोज को हमने एटीपी ऐड किया था तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आया था। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने आइसोमर में बदला, दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने एटीपी ऐड किया तो वो बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। देखिए बेटा, जब आप जानते हैं कि यहां पर जब अगर हम फ्रक्टोज की बात करेंगे, फ्रक्टोज इज अ हेक्सो शुगर, तो इट्स अ हेक्सो शुगर फॉस्फोराइलेटेड ट्वाइस। यानी कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है क्या ये बेटा, ये है हेक्सो शुगर फॉस्फोराइलेटेड ट्वाइस। 2 बार इसको फॉस्फोराइलेशन हुई है, यानी कि 6 कार्बन है ना इसमें, 1 2 3 4 5 6, फ्रक्टोज में 6 कार्बन होंगे, यानी कि एक फॉस्फेट ऐड हुआ होगा कार्बन नंबर 1 पर और एक ऐड हो गया लास्ट पर, दैट्स कार्बन नंबर 6 पर। तो दिस इज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होता है बेटा, अब इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है इसकी बेटे, अब ये ब्रेक डाउन हो जाता है, अब इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। जब ये स्प्लिट हो जाता है बेटा, कौन, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये 2 ट्रायोसिस में ब्रेक हो जाता है। वन इज DHAP, वन इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड अनदर इज 3PGAL, 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। यानी कि जब ये ब्रेक हो जाता है, कौन, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जब ब्रेक हो जाता है बेटा, ये 2 ट्रायो शुगर्स में ब्रेक हो जाता है। वन इज DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड अनदर इज 3PGAL, 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो इसको हम, आपने फोर्सेस पढ़ा होगा, ट्रायोस फॉस्फेट भी कहते थे उधर, या इसको हम कह सकते बेटा एल्डो ट्रायोस। ये ट्रायोस शुगर है बेटा। ये देखो, फ्रक्टोज भी क्या था, शुगर ही था, मगर कितना कार्बन शुगर था, 6 कार्बन शुगर। बोलो उसमें फॉस्फेट कितने थे, 2 फॉस्फेट ग्रुप थे, एक कार्बन नंबर 1 और एक कार्बन नंबर 6 पर था। जब ये हेक्सोस ब्रेक हो गया तो 2 ट्रायोसिस में ब्रेक हो गया। इसमें एक ट्रायोस जो है वो है 3PGAL, यानी कि 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, और दूसरा ट्रायोस जो है वो है DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये एक अल्डोस शुगर होता है बेटा, अल्डो ट्रायोस है ये, और ये जो है बेटा इट्स ए कीटोस शुगर, तो इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है बेटा, इट्स ए कीटोस शुगर। तो ये भी 3 कार्बन वाला है, इट्स ए 3 कार्बन शुगर एंड इट्स आल्सो 3 कार्बन शुगर। तो यहां पर हमने देखा, अभी तक हमने एक्टिवेट ग्लूकोज को कर दिया और ब्रेक डाउन भी हो गया, स्प्लिटिंग भी हो गया। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला था कि नहीं। अब हमारे पास जो शुगर आ गए वो 3-3 कार्बन के आ गए। पहले हमारे पास हेक्सो शुगर था, अब हमारे पास ट्रायो शुगर आ गए। वन इज 3PGAL एंड अनदर इज DHAP, जिसको आप अल्डो, इसको हम कहते हैं बेटा एल्डो ट्रायोस, को कीटो ट्रायोस के नाम से आप जानते हैं, कीटोस, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना। लेकिन अभी भी आप याद रखिए बेटा, अभी भी हमारे पास कहीं ऑक्सीडेशन नहीं हुई, अभी भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं हुआ, ठीक है, अभी भी एटीपी नहीं बना, अभी तक जो है एटीपी का खर्चा हो गया। यहां तक तो ये रहा बेटा आपका, ये रहा एक फेज। इसमें आपने कितनी रिएक्शन पढ़ी, यह है रिएक्शन नंबर 1, यह है बेटा रिएक्शन नंबर 1, यह है आपकी रिएक्शन नंबर 2, यह है बेटा मेरा आपका रिएक्शन नंबर 3, यह है बेटा आपका रिएक्शन नंबर 4। अब सुनो इधर मेरी बात, ये जो 3PGAL और DHAP है, यह अपने आपके आइसोमर है, देख सकते हैं आप, ये भी 3 कार्बन शुगर, ये भी 3 कार्बन शुगर, इसमें भी एक फॉस्फेट ग्रुप है 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, और इसमें भी एक फॉस्फेट ग्रुप है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये अपने एक दूसरे के आइसोमर है बेटे। अब एक और चीज जो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, आप याद रखना बेटा,
अब होता क्या है, ये जो है बेटा दो, ये आइसोमर्स होते हैं, यानी कि जो DHAP है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, 3PGAL। अब पहले में ये जो आपका होता है बेटा DHAP है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, 3PGL में। अब यहां से हमारे पास क्या नेट आ गया बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL। तो हमारे पास यहां पर नेट आ गया व्हाट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL। देखो बेटा आप बोलेंगे सर एक ही तो बना था, बने तो एक तो DHAP था और 3PGAL था। अब जो ये DHAP है ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, PGAL में। नाउ वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGAL। अब जो एक को होगा यहां से जो रिएक्शंस एक को हो जाएंगी वही दूसरे को भी हो जाएंगी। वी वुड ओनली डिस्कस रिएक्शन वंस, फिर उन सब रिएक्शंस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है ये, ठीक है। सो एट द बैक ऑफ द माइंड इट शुड बी क्लियर कि ये 2 मॉलिक्यूल है। तो यहां पर हम एक PGL के लिए डिस्कशन कर लेते हैं और बाद में रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस। देखिए बेटे, अब ये जो 3PGAL है इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इसकी क्या हो जाती है बेटा, ऑक्सीडेशन। अब अगेन ऑक्सीडेशन आप जानते बेटा, ऑक्सीडेशन होता है क्या है, ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन का कोई रोल है नहीं, कहां, ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का कोई रोल है ही नहीं बेटा। अब यहां पर जो आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन हो जाती है बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां से रिमूव हो जाता है बेटा हाइड्रोजन, 3PGAL अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है बेटा। इससे हाइड्रोजन निकलता है, किससे, इससे हाइड्रोजन निकलता है बेटा, और वो हाइड्रोजन का एक्सेप्टर होता है NAD पॉजिटिव, है ना, इट्स ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम। और जब ये 2 हाइड्रोजन यहां से निकलते हैं और जब वो 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो ये बन जाता है NADH+H पॉजिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यानी कि जो 3PGAL है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि इससे हो जाता है, आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाता है इससे बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब यहां से 2 हाइड्रोजन निकले, इधर से 2 हाइड्रोजन निकल गए बेटे, ठीक है, वो 2 हाइड्रोजन जो निकले बेटा वो ऐड किसको हो गए, वो हो गए NAD पॉजिटिव को। NAD पॉजिटिव क्या बन गया, NADH+H पॉजिटिव। इसको हम कह सकते हैं बेटा रिड्यूस्ड कोएंजाइम। क्या कहते हैं इसको बेटा, रिड्यूस्ड कोएंजाइम। लेकिन अब जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब भी अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। एक बार फिर, जब भी अल्डिहाइड आपके पास, जब अल्डिहाइड होता है बेटा, जब अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसी तरीके से यहां पर भी क्या हो गया बेटा, जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कन्वर्ट होना चाहिए किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। वैसा ही होता है, लेकिन आप याद रखेंगे, यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखने जा रहा हूं, ये कन्वर्ट होता है इंटू 1,3 बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है ना बेटा। यानी कि यहां पर आप कहते थे कि इट शुड हैव बीन कन्वर्ट इनटू 3PGA, but it has got converted into 1,3 BPGA, बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सर ये एक और फॉस्फेट कहां से आया, यहां पर एक और फॉस्फेट आ जाता है बेटा, लेकिन वो फॉस्फेट जो होता है बेटा दैट इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और आई कैन से दैट्स एडेड इन द फॉर्म ऑफ H3PO4। यहां से फॉस्फेट आता है। देखो जब हमने ग्लूकोज को बेटा फॉस्फेट ऐड किया था तो फॉस्फेट का डोनर था ATP, लेकिन यहां पर जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है इसको बनना था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन बना 1,3 बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि यहां पर जो एडिशनल फॉस्फेट आया वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है बेटा दैट इज H3PO4 व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड फॉस्फेट ग्रुप। वाटर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच रिएक्शन हो जाती है, H3PO4 बनता है। H3PO4 को हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं और वो ये फॉस्फेट ग्रुप देता है, यानी कि ATP यहां पर खर्चा नहीं होता बेटे। तो अब यहां पर आपको एक चीज और क्लियर रखना है बेटा, यहां तक तो ये चीज हो गई। अब आपके पास है 1,3 बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब क्या हो जाएगा बेटा, इसमें याद रखो, अब इससे क्या होगा बेटा, इससे रिमूव हो जाएगा एक फॉस्फेट ग्रुप,
वो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा एडीपी को और एडीपी बन जाएगा एटीपी। दोबारा देख लीजिए, यहां कितने फॉस्फेट ग्रुप थे? दो, एक था कार्बन नंबर 1 पर और एक था कार्बन नंबर 3 पर, ठीक है कि नहीं? 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसिक एसिड ये एडीपी के साथ जुड़ता है, एडीपी के साथ यहां से एक फॉस्फेट रिमूव हो गया, वो एडीपी को ऐड होकर बन गया एटीपी, है ना? और यहां पर हमारा बच गया बेटा 3PGA, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। दैट्स इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। तो यहां पर क्या बन गया? 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। अब जो ये 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड होता है बेटा, इट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर, दैट इज 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। कुछ नहीं हुआ बेटा, बस आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, आइसोमराइज हो गया। 3PG किस में हो गया? 2PGA में आइसोमराइज हो गया। फाइनली जो आपका 2PGA है बेटा, इसको क्या हो जाती है बेटा? इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसकी जब डिहाइड्रेशन हो जाती है बेटा, तो इससे वाटर निकलता है। डिहाइड्रेशन होने के बाद ये बनाता है बेटा PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। लास्ट रिएक्शन में क्या होगा फिर? ये जो PEP है, अगेन इट वुड कंबाइन विद द ADP। एक बार फिर ये किससे मिलेगा? ADP के साथ मिलेगा बेटा। ADP, इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। जब वो फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा, वो ADP को ऐड होगा, ADP अगेन कन्वर्ट किया जाएगा इनटू ATP। और जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है बेटा, इट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज पायरुवेट। ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपकी रिएक्शन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, दीज आर द, ये 5 रिएक्शंस थी। और ये 5 रिएक्शंस जो है बेटा, कुल मिलाकर ये जो 10 रिएक्शंस है, ये ग्लाइकोलाइसिस है। अब आप यहां पर कहेंगे, यहां पर एंजाइम होता है पायरुवेट काइनेस, ठीक है? यहां पर एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेस, और यहां पर एंजाइम होता है पीएफ की, फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेस। इनको अगर आप इन 3 एंजाइम्स को याद रखेंगे तो बहुत जरूरी है। एंजाइम्स तो याद रख लीजिए बेटे, यही 3 एंजाइम्स आपको याद रखने। यहां पर एंजाइम होता है एल्डोलेस, याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां आइसोमेरेसिस काम करते, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इन 3 एंजाइम्स को याद रख लीजिए बेटे। तो यहां पर आपने अच्छे तरीके से सीखा बेटा कि 10 रिएक्शन में क्या हुआ नेट। आपके पास क्या था? ग्लूकोज, और फाइनली जो ग्लूकोज है, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। अब आप जानते हैं मेरे बच्चे कि हमने पहले ही आपको बोल रखा था कि यहां से होने वाली जितनी भी रिएक्शंस है, वो कितनी बार हो गई थी बेटा? 2 बार। यानी कि ये सारी रिएक्शंस कितनी बार हो रही है? 2 बार। तो मुझे आप बताइए, ये NADH कितने बनेंगे? ये बनेंगे बेटा, ये होंगे 2, और ये भी बनेंगे 2 बेटा, है कि नहीं? ये ADP होंगे 2, तो ये ATP बनेंगे 2, ठीक है? तो यहां पर ये 2 ADP होंगे और ये भी बनेंगे 2 ATP, यानी कि आगे, और ये 2 पायरुवेट बनेंगे बेटा। यानी कि यहां से होने वाली जितनी भी रिएक्शंस है, ये 2-2 बार होंगी। तो यहां पर अगर आप याद रखेंगे तो नेट हो क्या रहा है बेटे? देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में, अच्छा आप मुझे बताइए, पायरुवेट जो था, आपने कहां देखा इस पूरी प्रोसेस में? आपने कहां देखा हाइड्रोजन कहां निकला, ऑक्सीडेशन कहां होगी? वो है बेटा, ये है वो स्टेप जहां पर आपका हाइड्रोजन निकला था बेटे। ये है वो स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इट्स द ओनली स्टेप यहां पर हाइड्रोजन निकला था और ऑक्सीडेशन हुई थी। देखो बेटा, आप बताओ, आप यहां से कितने हाइड्रोजन निकले थे? 2। वो किसने एक्सेप्ट किए थे? NAD पॉजिटिव ने NAD पॉजिटिव बना था, NADH प्लस H पॉजिटिव। अरे ठीक है कि नहीं? तो यहां से 2 निकले थे। अब ये मॉलिक्यूल कितने आए थे? 2। तो 2 से कितने निकले? 4। तो कुल मिलाकर कितने हाइड्रोजन निकले ग्लाइकोलाइसिस में? 4। और अब मुझे बताओ, ग्लूकोज की क्या फॉर्मूला थी? C6H12O6। अब कार्बन कहीं तो, क्या पूरी ग्लाइकोलाइसिस में आपने कहीं देखा CO2 निकला? नहीं निकला। तो यहां पर जो बेटा मेरा याद रखेंगे आप, यहां पर कार्बन तो वही 6 रहेंगे, हाइड्रोजन 8 निकले बाहर, हाइड्रोजन 4 निकले बाहर, क्योंकि एक में 2, फिर दूसरे स्टेप में भी 2, तो हाइड्रोजन 4 बाहर निकले, तो रहे 8, और ऑक्सीजन है 6। तो अब पायरुविक एसिड का फॉर्मूला ये हो सकता है, लेकिन ये पायरुविक एसिड 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो वो होगा C3H4O3। तो दिस इज अवर पायरुविक एसिड। तो ये था हमारा कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ये सब चीज हो जाती है बेटे। अब मैं यहां पर एक और चीज ऐड करने जा रहा हूं, वो है कि जो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को हो गया, वो थोड़ा समराइज करेंगे। बता बेटा, आपके पास क्या था? ग्लूकोज था,
ग्लाइकोलाइसिस में जब हमने इसको ऑक्सीडाइज किया, ग्लाइकोलाइसिस में जब हमने इसको ऑक्सीडाइज किया तो बन गया 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। ये तो था ना बेटा, बन गए क्या 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। बता बेटा इसके लिए हमें देना क्या पड़ा यहां से, बताओ। हमने देने पड़े यहां से 2 एटीपी, है कि नहीं, 2 एटीपी। और निकले कितने बेटे, निकले 4 एटीपी। अगर मैं वापस जाऊंगा, देखो बेटे खर्चा एटीपी का कहां हो गया, एक तो इधर एटीपी का मॉलिक्यूल खर्चा हो गया, ठीक है कि नहीं, और इधर आपका एटीपी का मॉलिक्यूल खर्चा हो गया, तो खर्चा 2 का। निकले कितने, देखो भाई निकले तो यहां पर 2 और निकले बेटा यहां पर 2, 2 और 2 4, क्योंकि ये दो रिएक्शन 2 बार होती है। तो निकले कितने 4, तो निकले 4। तो नेट गेन ऑफ एटीपी जो हो गया ग्लाइकोलाइसिस में, वो था नेट गेन ऑफ एटीपी जो ग्लाइकोलाइसिस में हो गया, नेट गेन ऑफ एटीपी जो हो गया वो हो गया 2 मॉलिक्यूल्स का। और हमें नेट गेन किस चीज का हो गया यहां, और हमें यहां पर मिले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, है ना, और यहां पर हमको मिले बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। दिस इज द नेट, दीज आर द नेट प्रोडक्ट्स ऑफ व्हाट, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लिया था, इसको ऑक्सीडाइज किया था, तो लास्ट में हमें क्या मिला, एक तो हमें मिले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और तो हमें मिला बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव, और मिले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है SLP। देखो ग्लाइकोलाइसिस में जो डायरेक्ट एटीपी का बनना होता है बेटा, द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस इज कॉल्ड एज SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP during glycolysis, the direct synthesis of ATP during glycolysis is called as SLP, substrate level phosphorylation। देखिए बेटे, यानी कि मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, जब 2 सबस्ट्रेट के बीच में रिएक्शन होगी, जब 2 सबस्ट्रेट के बीच में रिएक्शन होगी और एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन में, जब डायरेक्टली एटीपी सिंथेसिस किया जाएगा उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। यानी कि व्हेन देयर इज नो ETC इन्वॉल्वड, व्हेन देयर इज no ETC involved, no electron transport chain is involved, still ATP is getting synthesized directly by the reaction between 2 substrates, that's called as substrate level phosphorylation। जैसे मैं आपको ऐसे कहूंगा, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ऐसे मैं आपको कहूंगा मेरे पास एक मॉलिक्यूल है बेटा X के साथ है फॉस्फेट जुड़ा, है ना, प्लस वैसे शॉर्ट में लिखूंगा मैं, X है मेरा कोई मॉलिक्यूल, इसके पास कोई फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। बताओ इसने मान लो ADP के साथ रिएक्ट किया, मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है X के साथ क्या जुड़ा है, फॉस्फेट। अब रिएक्शन में क्या हुआ, ADP क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। रिएक्शन हुई तो रिएक्शन में फॉस्फेट निकला, फॉस्फेट ADP को ऐड हो गया, है कि नहीं। ADP क्या बना बेटा, ADP बन गया ATP, तो ADP बन गया बेटा मेरा क्या, ATP, और इधर जो मॉलिक्यूल आपका रह गया वो रह गया X। तो जब 2 मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो तो एक से फॉस्फेट ग्रुप उठे, वो ADP को ऐड हो जाए, यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल को ऐड हो जाए तो ATP बने, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो जैसे मैं आपको इधर बताऊंगा, आपके पास था एक सबस्ट्रेट था 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये ADP के साथ जुड़ा, फिर ADP कन्वर्ट हो गया ATP में, और आपका जो है वो कन्वर्ट हो गया 3PGA में, है ना। ये यहां पर डायरेक्ट फॉस्फेट निकला, ऐड हो गया ADP को, ADP ATP में बदला, तो दिस इज 1। या मैं कहूंगा PEP आपके पास है, ठीक है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट, ये कंबाइन हो गया ADP के साथ, ठीक है। यहां से फॉस्फेट ग्रुप उठा,
पीपी प्लस एडीपी मिला, यहां से फास्फेट उठा, एडीपी को ऐड हुआ, एडीपी एटीपी बन गया और ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज एसएलपी एंड दिस इज आल्सो एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब जो ये हो गया बेटा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है, अब जो ग्लूकोज का जो अब जो आपका पायरुवेट बन गया, देखो बेटा अगर मैं आपको ये सेल बना रहा हूं, इधर ये सेल है बेटा, ठीक है, ये सेल के अंदर है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन माउंट सेल ऑर्गेनेली है। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो पायरुवेट बना, ये कहां पर बना बेटा, पायरुवेट बना, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, ये बना कहां, साइटोप्लाज्म में, ये है ना साइटोप्लाज्म बेटा। अभी अब जो फेट ऑफ पायरुवेट है, आगे पायरुवेट का क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, यानी कि फेट ऑफ पायरुवेट जो है या मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट जो है बेटा, ये किस पर डिपेंड करेगा कि आप पायरुवेट का आगे क्या होगा बेटा। इट डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, वन इज सेल्यूलर रिक्वायरमेंट, सेल की रिक्वायरमेंट कैसी होगी, एंड अनदर इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल, प्रेजेंस एंड या और एब्सेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन इन द सेल्स। तो यहां पर आपको एक चीज का ख्याल रखना है बेटी, पायरुवेट इधर बना, अब पायरुवेट का मेटाबॉलिज्म फर्दर कैसे होगा वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, एक सेल की रिक्वायरमेंट्स कैसी है, सेल को आगे करना क्या है, वो तो एक कंडीशन है जिस पर डिपेंड करेगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल। अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है, अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑपरेशनल नहीं है, तो पायरुवेट जो है फर्दर फर्मेंटेशन में हिस्सा लेगा, साइटोप्लाज्म में ही। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना बेटा, सेल के अंदर क्या नहीं है, ऑक्सीजन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जाएगा ही नहीं, ये फर्दर उधर ही बेटा फर्मेंटेशन में उधर हिस्सा लेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही। लेकिन इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, देन पायरुवेट जो है इट वुड बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर क्या है बेटा, शाबाश, अगर ऑक्सीजन है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया ऑपरेशनल है बेटा, फिर पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो दिस वाज all about glycolysis. After the completion of glycolysis, let we move ahead. My dear students, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट था वो था पायरुवेट, या जिसको हम कह सकते हैं बेटा पायरुविक एसिड, है ना बेटे। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ये था, और मैंने आपको बोला था कि जो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक एसिड है, इसका फेट डिपेंड 2 चीजों पर करता है, वन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल एंड सेकेंड इज व्हाट, अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल। तो यहां पर मैं आपको बेटे एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, पायरुविक एसिड का जो फेट है, कहूंगा मैं आपको एक चीज, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल्स, याद रहिए, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल्स, अगर ऑक्सीजन सेल में है या सेल्स के अंदर है, तो फिर पायरुवेट का फेट क्या रहेगा, आइए डिस्कस करते बेटे। सुनो इधर मेरी बात बेटा, ये मान लो ये मैंने एक सेल बनाई इधर, ठीक है, ये मैंने सेल के अंदर बना लिया बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, डबल एनवलप्ड सेल ऑर्गेनेली है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है बेटा, ये मैंने आपको आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिखाई इधर, ये मैंने बेटा आपको दिखाई इधर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये रहा बेटा अंदर जो है ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये है बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सुनिए, पायरुवेट ये यहां से बाहर से बेटा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो आप बेटा पढ़कर आए हैं ऑलरेडी कि ग्लाइकोलाइसिस कहां पर हुआ बेटा, ग्लाइकोलाइसिस हुआ था साइटोप्लाज्म में, और यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट था वो था पायरुवेट, है ना। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल, जब भी ऑक्सीजन सेल में होता है बेटा, यहां पर आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्टिव, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्टिव और ऑपरेशनल। माइटोकॉन्ड्रिया या तो आप कहेंगे बेटा एक्टिव होता है या ऑपरेशनल होता है बेटा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्टिव और ऑपरेशनल,
जब माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव होगा, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव होगा बेटा, और ये जो पायरुवेट है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. पायरुवेट वुड बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्टिव और ऑपरेशनल एंड पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड, शाबाश बेटा, कहां ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड into the mitochondrial matrix. ठीक है बेटा, into the MM शॉर्ट में लिखूंगा मैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया कौन? पायरुवेट. लेकिन अब जब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाता है पायरुवेट, ये P से मैं डिनोट कर रहा हूं, पायरुवेट कहां आ गया? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता है बेटा. पहले इट अंडरगोज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन. उसको क्या कहते हैं बेटा? लिंक रिएक्शन. आइए डिस्कस करते हैं. सुनिए मेरी बात बेटा, ये जो पायरुविक एसिड बनाया मैंने, ये है पायरुविक एसिड. याद रहिए बेटा, कहां पर है? अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये मिल जाता है, कंबाइन हो जाता है मान लीजिए NAD पॉजिटिव के साथ, जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम NAD पॉजिटिव के साथ. और बेटा मेरा ये यहां पर एक और चीज के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज कोएंजाइम A. एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कोएंजाइम A. ठीक है ना बेटा? पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में गया, किसके साथ बेटा मेरा? शाबाश, किसके साथ मिला? NAD पॉजिटिव के साथ और कोएंजाइम A के साथ. बताओ बच्चे, आपसे पूछूं, क्या ये रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस वाली, ग्लाइकोलाइसिस के बाद की वाली है कि पहले की वाली? ऑब्वियसली बेटा ग्लाइकोलाइसिस के बाद. और ये जो रिएक्शन है बेटा पायरुविक एसिड जिसमें NAD पॉजिटिव प्लस कोएंजाइम A के साथ जुड़ता है, कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. ये जो पायरुविक एसिड है बेटा, इसमें बताओ कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन. इट्स अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड. याद रहिए आपको बेटा, यहां पर क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है बेटे? जो पायरुविक एसिड होता है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि यहां से हाइड्रोजन निकलता है और वो हाइड्रोजन ऐड हो जाता है किसको बेटा? वो हाइड्रोजन ऐड हो जाता है NAD पॉजिटिव को. यानी कि इस रिएक्शन में क्या होता है? पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया. और वो किसको ऐड हुआ? वो ऐड NAD पॉजिटिव को. जब ये NAD पॉजिटिव को ऐड हुआ तो ये बन गया बेटा मेरा NAD पॉजिटिव. आप खुद बता सकते हैं क्या बनेगा? NADH+H पॉजिटिव. और उसके बाद यहां पर एक और चीज जो होती है बेटा, पायरुविक एसिड से एक CO2 भी निकलता है. 2 चीजें मैंने बोली इस रिएक्शन में. एक तो पायरुविक एसिड की क्या हो गई? एक तो पायरुविक एसिड की हो गई बेटा, एक तो इस रिएक्शन में पायरुविक एसिड की हो गई ऑक्सीडेशन, है ना बेटा? बताओ आप ऑक्सीडेशन कैसे हुई? बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और वो हाइड्रोजन किसने एक्सेप्ट किया? NAD पॉजिटिव ने. NAD पॉजिटिव जब 2 हाइड्रोजन लेता है तो क्या बनता है? NADH+H पॉजिटिव. और इसी रिएक्शन में क्या होता है बेटा? पायरुविक एसिड से CO2 का भी मॉलिक्यूल बाहर आता है. क्या आता है बेटा बाहर? CO2 मॉलिक्यूल. और जब ये 2 चीजें हो जाती है पायरुविक एसिड को, वन इज ऑक्सीडेशन एंड अनदर इज डिकार्बोक्सिलेशन. 2 चीजें हो गई पायरुविक एसिड को, एक तो हो गई ऑक्सीडेशन, दूसरी क्या होगी? डिकार्बोक्सिलेशन. तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. ये चीज होने के बाद जो पायरुविक एसिड है बेटा, पायरुविक एसिड हो जाता है बेटा, पायरुविक एसिड जो बचता है, ये बचता है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल ग्रुप, यानी कि CH3CO, है ना? ये एसिटाइल ग्रुप के फॉर्म में ही रहता है, यानी कि इट रिमेन्स एज एसिटाइल ग्रुप नाउ. अब ये जो पायरुविक एसिड एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, फिर वो कंडेंस हो जाता है कोएंजाइम A के साथ, तो बन जाता है इधर बेटा एसिटाइल, यहां पर बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A. ठीक है? प्लस मैं कहूंगा यहां पर बन जाता है बेटा NADH+H पॉजिटिव. और बेटा इसी रिएक्शन में निकलकर आता है CO2. इसी रिएक्शन में निकलकर आता है बेटा CO2. तो ये याद रखिए बेटे. क्या कहा मैंने बेटे? एक बार फिर देख लीजिए. आपके सामने क्या था? पायरुविक एसिड, इसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. यहां से ऑक्सीडेशन निकला, सॉरी पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन हो गई, यहां से हाइड्रोजन निकला. हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला कौन था? NAD पॉजिटिव. NAD पॉजिटिव ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया तो क्या बना? NADH+H पॉजिटिव. उसके बाद पायरुविक एसिड से CO2 भी निकला. CO2 भी पायरुविक एसिड से बाहर आया बेटे. तो ये है वो CO2. यानी कि जब ये 2 चेंजेस आ गए,
पायरुविक एसिड को ऑक्सीडेशन भी होगी और डिकार्बोक्सिलेशन भी। तो ये दो चेंजेस होने के बाद पायरुविक एसिड रिमेन्स एज एसिटाइल ग्रुप, और फिर ये एसिटाइल को ग्रुप जो है इट इज ट्रांसफर टू कोएंजाइम ए, यानी कि कंडेंस हो जाता है कोएंजाइम ए के साथ, और यहां पर आपका बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है इट इज द फर्स्ट रिएक्शन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जहां पर CO2 निकलता है बेटी। तो मैं यहां पर एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है बेटा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसको कहा जाता है बेटा, इस रिएक्शन को कहा जाता है व्हाट, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है बेटा, क्योंकि एक तो इसमें ऑक्सीडेशन होगी, दूसरी डिकार्बोक्सिलेशन होगी। तो इसमें हमारे पास बन गए बेटा क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। याद रहे ये जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन वाला है। बताओ आप ही बेटा एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन होंगे? इस एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन होंगे, क्योंकि एक जो बाहर आया बेटा वो आ गया बाहर इन द फॉर्म ऑफ क्या, CO2। तो ये जो रिएक्शन है बेटा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसको कैटालाइज करने वाला एक एंजाइम होता है बेटा, उस एंजाइम को कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो होता है, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है असल में, इट्स एक्चुअली ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ऑपरेटिंग टुगेदर, जिसमें डिहाइड्रोजिनेस, ट्रांसएसिटाइलेज, बाकी चीजें लिपोइक एसिड वगैरह इसमें काम करता है। उतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है यहां पर जो एंजाइम लगता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम, और इस एंजाइम का भी एक्टिवेटर रहता है कौन, अगेन Mg2 पॉजिटिव। तो Mg2 पॉजिटिव इसका एक्टिवेटर रहता है। तो ये जो रिएक्शन है बेटा ये कहां पर हो गई, ये हो गई माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यहां पर इस रिएक्शन के बारे में एक चीज कहूंगा, इसको हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं बेटा। व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन? इसको लिंक रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि बेटा इट लिंक्स ग्लाइकोलाइसिस विद द क्रेब्स साइकिल। ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करती है, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है। और ये जो रिएक्शन है इसको आप कहते हैं गेटवे रिएक्शन भी, बिकॉज इट इज अ गेटवे टू द क्रेब्स साइकिल। नंबर 1 याद रहे बेटा, आप कहां पर हो जाती है ये रिएक्शन? दिस रिएक्शन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये रिएक्शन होती है कहां बच्चे मेरे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा, ये रिएक्शन मुझे बताओ क्या ये एरोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा है कि एनारोबिक के दोनों? इट इज पार्ट ऑफ ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये तब होता है बेटा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया ऑपरेशनल होता है, तब जाके बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन का ही हिस्सा है ये, यानी कि इट वुड नॉट आकर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, और आई कैन से इट वुड नॉट आकर इन द फर्मेंटेशन। अच्छा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए when we talk about one glucose molecule there would be 2 link reactions। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए आपको मिलेंगे बेटे 2 लिंक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के एंड पर एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरुवेट मिले थे, तो यहां पर हमने एक पायरुविक एसिड की बात की। आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस के एंड पर 2 पायरुवेट निकलते हैं, तो 2 पायरुवेट जब जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर 2 लिंक रिएक्शंस होंगी, और 2 लिंक रिएक्शंस में जब होगी तो बेटा एसिटाइल कोएंजाइम ये भी 2 बार बनेगा, NADH+ पॉजिटिव भी 2 बार बनेगा, CO2 भी 2 बार बनेगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वेयर व्हाट एक्चुअली शाबाश CO2 is produced। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद आती है। देखो ऊपर ऐसे मैं ऐसे बता सकता हूं मेरे बच्चे, ऐसे मैं आपको ये बता सकता हूं। देखो पहले तो हमने पढ़ी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटी? अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो मेन मेजर एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोसेस चलता है वो है क्रेब्स साइकिल, है ना। इन 2 के बीच में ये रिएक्शन होती है, इसीलिए इन 2 के बीच में ये होने वाली रिएक्शन जो है बेटा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ व्हाट कॉल्ड एज पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस NADH+ CO2, इसको हम कहते हैं बेटा मेरा लिंक रिएक्शन। इसको हम लिंक रिएक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की लिंक होती है। आइए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट्स क्रेब्स साइकिल। ठीक है ना बेटा, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, देखो बेटा इसको तो बोर्ड में आना ही आना है, क्रेब्स साइकिल, है ना, याद रखिए आप अच्छे से, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 1 क्रेब्स साइकिल, पहले देखना है कि नाम इसको पड़ा क्यों है। बिकॉज क्रेब्स साइकिल इसको इसलिए नाम पड़ा है बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रेब।
तो मैं इसको लिखूंगा, इसकी जो पाथवे है क्रेब्स साइकिल की पाथवे, उसको डिस्कवर करने वाले थे, डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रैब इन द पिजन मसल सेल्स। तो ये आपको याद रखना है, डिस्कवर करने वाले थे इसको सर हैंस क्रैब, इससे इसको क्रैब साइकिल कहा जाता है। अब दूसरा पार्ट याद रखना है, बताओ ये कहां होगा, है ना, वेयर इट वुड ऑकर, यानी कि साइट ऑफ ऑकरेंस, इसकी साइट ऑफ ऑकरेंस क्या होती है क्रेब साइकिल की। साइट ऑफ ऑकरेंस जो है ये भी होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के ही अंदर, है ना, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, होता है ये भी कहां, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के ही अंदर। ओके, थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, पार्ट ऑफ, ये किस रेस्पिरेशन का पार्ट है, क्या ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है या फर्मेंटेशन का। इट इज अ पार्ट ऑफ ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन। ये केवल बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होता है, एनारोबिक में ये नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब मामला है इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, पर्पस क्या है इसका बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, व्हाट हैपेंस टू द इन द क्रेब साइकिल। देखिए बताइए ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट हुआ था ना। लिंक रिएक्शन में क्या हुआ था बेटे, लिंक रिएक्शन में क्या हुआ था, बोलिए, लिंक रिएक्शन में हुआ था ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब क्रेब साइकिल में क्या होगा, पर्पस जो इसका है बेटा, इसमें क्या होता है बेटे, ये आप याद रखिए, इसमें होता है कंप्लीट एंड साइक्लिक, कंप्लीट एंड साइक्लिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखो बेटा, आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, इस प्रोसेस में देखो आपने देखा ग्लाइकोलाइसिस में पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है कि नहीं, ग्लाइकोलाइसिस में पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, लिंक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्रेब साइकिल में कंप्लीट एंड साइक्लिक ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये आपको बेटा याद रखना है। अब सुनो इधर मेरी बात, इसके कुछ अल्टरनेट नेम्स भी है, यानी कि क्रेब साइकिल के आपको कुछ अल्टरनेट नेम्स भी मिलेंगे, यानी कि क्रेब साइकिल के कुछ और भी नाम है, अल्टरनेट नेम्स, ठीक है। एक इसका नाम है बेटा साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल भी हम इसको बोलते हैं बेटे, या साइट्रिक एसिड की अगर आप केमिस्ट्री जानते होंगे, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहते हैं, इट्स अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इसको टीसीएस साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा से मैं बता दूंगा बेटे क्रेब साइकिल के बारे में। जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है सर हैंस क्रैब, है ना। साइट क्या है वो तो बोलने वाले मैंने। अच्छा, इसका साइट्रिक एसिड नाम क्यों है, क्योंकि इसका जो पहला प्रोडक्ट बनता है, जो क्रेब साइकिल में पहला प्रोडक्ट बनता है बेटा, वो होता है साइट्रिक एसिड। क्या होता है बेटा, साइट्रिक एसिड, इसलिए साइट्रिक एसिड साइकिल इसको नाम दिया जाता है, साइट्रिक एसिड साइकिल। हां, जब हम साइट्रिक एसिड की बात करते बेटे, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं, ऐसे इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं बेटा, तो इसलिए इसको हम बेटा कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीएस साइकिल, ठीक है यहां तक। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जो पहला मॉलिक्यूल एंटर करता है इनटू द क्रेब साइकिल, जो क्रेब साइकिल में एंटर करता है मॉलिक्यूल, वो होता है, यानी कि मैं इधर बताऊंगा, फर्स्ट एंट्रेंट मॉलिक्यूल इन द क्रेब साइकिल इज, फर्स्ट एंट्रेंट मॉलिक्यूल इन क्रेब साइकिल, है ना। क्रेब साइकिल में एंटर करने वाला पहला मॉलिक्यूल जो है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। याद रहिए बेटे, जो मॉलिक्यूल एंटर करता है पहली बार क्रेब साइकिल में वो कौन है बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए में आप बता सकते हैं कितने कार्बन होते हैं बेटा, 2। कहां से बनता है, ये पायरुवेट से बनता है। अच्छा, अब ये तो गया क्रेब साइकिल के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन होता है, यानी कि इसको एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है, फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ क्रेब साइकिल, फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ क्रेब साइकिल इज
OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, देखो वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो पहली बार एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, तो याद रहे वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो उसको पहले वहां एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट एक्सेप्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, है ना। इट्स ए 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, इसमें 4 कार्बन होते हैं बेटे, 4 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो ये चीजें क्रेब्स साइकिल के बीच बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्रेब्स साइकिल लिखना शुरू करेंगे तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे डिस्कवर किसने किया, दूसरा साइट कहां पर होती है, तीसरा पार्ट ऑफ क्या है, चौथा पर्पस क्या है, पांचवा और क्या नाम है इसके, छठा कि पहले एंटर कौन उसका मॉलिक्यूल करता है, और सातवां जो है इसका पहला कौन, शाबाश बेटा मेरा, इसका पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है। आई थिंक दिस इज डन, ओके। देन यू वुड स्टार्ट द पाथवे, फिर आप पाथवे स्टार्ट करेंगे बेटे, ठीक है ना। पाथवे, आइए पाथवे को समझते हैं बेटा। मैं ऐसे बेटे ये देखिए बेटा, सुनिए, यहां पर मैं स्टार्ट करने वाला हूं बेटा क्रेब्स साइकिल की बायोकेमिकल पाथवे, ठीक है। आइए समझते हैं बेटा। ये लिख रहा हूं बेटा मैं इधर OAA। OAA का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये जुड़ जाता है बेटा किसके साथ, ये जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है बेटा मेरा किसके साथ, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, ठीक है ना। किसके साथ बेटे, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। आप जानते हैं इसमें कितने कार्बन होते हैं, 2। आप जानते हैं किस रिएक्शन में बनता है बेटा, लिंक रिएक्शन। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है बेटा, ये 4 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड है, यानी कि इसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं बेटे। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां लिखा मिलेगा आपको कि क्रेब्स साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए विद द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड टू फॉर्म ए 6 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड कॉल्ड एज साइट्रेट। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं बेटे। यहां से ये एसिटाइल ग्रुप निकलेगा, यानी कि कोएंजाइम ए जो है इसको बाहर करेंगे हम। यहां पर वाटर भी इस रिएक्शन में यूज हो जाता है बेटा, ऐसे मैं आपको ऐसे कहूंगा, इस रिएक्शन पर वाटर भी यूज होता है, और वाटर की मदद से क्या होता है बेटा, जो कोएंजाइम ए ग्रुप होता है वो बाहर आ जाता है, यानी कि ये आ गया कोएंजाइम ए बाहर, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए से बाहर आ गया क्या, कोएंजाइम, एसिटाइल ग्रुप बचा। अब ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये भी 2 कार्बन वाला होता है, ये कंडेंस हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ और बन जाता है बेटा साइट्रिक एसिड, बन जाता है बेटा मेरा साइट्रिक एसिड, याद रहिए बन जाता है साइट्रिक एसिड। देखो कंडेंसेशन 4 और 2 वाले का हो गया, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि ये 6 कार्बन वाला होगा, इसमें डाउट ही नहीं है बेटे, गुड। अब जो साइट्रिक एसिड होता है बेटा, इट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर, दैट इज कॉल्ड एज आइसोसाइट्रिक एसिड, या जिसको हम लिख सकते हैं आइसोसाइट्रेट भी। जो साइट्रिक एसिड होता है बेटा, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, क्योंकि एसिड्स को हम 8 लगाते हैं ना, जैसे मैलेट, फ्यूमेरेट, है ना। तो आइसोसाइट्रिक एसिड को हम आइसोसाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट क्या हो जाता है बेटा, नेक्स्ट हो यूं जाता है कि आइसोसाइट्रेट जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है बेटे, इसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगेन इसकी होती है बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इससे रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन बेटा, और वो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा NAD पॉजिटिव को, और NAD पॉजिटिव को जब 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो बन जाता है ये NADH प्लस H पॉजिटिव। तो मैं साफ साफ थोड़ा सा लिखूंगा बेटे, इधर मैंने बोला कि जब NAD पॉजिटिव की रिडक्शन हो जाती है ना, तो ये बन जाता है NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि आइसोसाइट्रेट की क्या हुई, ऑक्सीडेशन, यहां से क्या निकला, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसको ऐड हो गया, NAD पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव की क्या होगी, रिडक्शन, रिडक्शन होने के बाद ये बन गया NADH प्लस H पॉजिटिव। थोड़ा इधर आपको मैं बेटे ऐसे लिख रहा हूं, ये बन गया NADH
प्लस H पॉजिटिव, रिड्यूस्ड कोएंजाइम। और यही रिएक्शन जो है बेटा, इसी रिएक्शन पर बाहर आ जाता है व्हाट, CO2। इस रिएक्शन पर CO2 भी बाहर आ जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो चीजें हो गई इधर पर, एक तो ऑक्सीडेशन हो गई, दूसरी डिकार्बोक्सिलेशन हो गई। आइसोसाइट्रेट की दो चीजें हो गई, ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन NAD पॉजिटिव ने एक्सेप्ट किया, NADH बन गया, और डिकार्बोक्सिलेशन में CO2 निकला। तो जब ये CO2 निकला बेटा, जब ये CO2 निकला बेटे, तो ये था NAD पॉजिटिव, और NAD पॉजिटिव बनाया था क्या, NAD पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। फिर जब यहां से CO2 भी बाहर निकला बेटे, क्या निकला बाहर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकला, और ये कन्वर्ट हो गया इनटू अल्फा, ये कन्वर्ट हो गया बेटा इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या 2-ऑक्सोग्लूटारिक एसिड, जो भी आप इसको कहना चाहे। और याद रहे बेटा, ये 5 कार्बन वाला होगा। बना था साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड के बाद आइसोसाइट्रेट, देखो साइट्रिक एसिड में 6 कार्बन थे, आइसोसाइट्रेट इसका आइसोमर था, तो इसमें भी 6 होंगे। और अब जब एक CO2 के फॉर्म में बाहर निकला, तो 6 से 1 कम हो जाएगा, तो 5 कार्बन वाला आएगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या 2-ऑक्सो ग्लूटारिक एसिड, जो भी आप इसको कहना चाहेंगे। तो क्रेब्स साइकिल पहली बार में आप देख रहे हैं कि एक तो ऑक्सीडेशन हो रही है और CO2 बाहर आ रहा है। अब अगेन ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है बेटा, इसको यही चीज हो जाएगी, ठीक है, इसको हो जाएगी अगेन वही व्हाट, शाबाश मेरा बेटा, इसको अगेन वही हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में इसको बाहर निकलेगा फिर से हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला NAD पॉजिटिव, फिर से ये बनेगा NAD पॉजिटिव, बनेगा NADH, तो फिर से NAD पॉजिटिव बनेगा बेटा NADH प्लस H पॉजिटिव, फिर से बनेगा NADH प्लस H पॉजिटिव। और इसी स्टेप पे फिर एक बार आपको याद रखना है, फिर से निकलेगा बाहर CO2, यानी कि जैसा इधर हो गया था, यहां पर भी तो एक बाहर निकला था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाहर निकला था यहां से, और CO2 बाहर निकला था, वैसे यहां से भी हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा और CO2 भी बाहर निकलेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू व्हाट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो आप खुद बता देंगे बेटा, अगेन ये कितने कार्बन का होगा, 4। आप देख पा रहे बेटे, ब्रेक डाउन हो रहा है बेटे, ऑक्सीडेशन हो रही है, यहां 6 कार्बन, यहां 6 कार्बन, यहां 5 कार्बन, यहां बेटे 4 कार्बन ही होंगे, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यहां तक आपको ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है बेटे। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है, ये एक यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, थायोएस्टर बॉन्ड, यानी कि सक्सिनाइल और कोएंजाइम ए के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बेटा, थायोएस्टर बॉन्ड। यहां पर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बेटा, और वो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी की वजह से क्या होता है बेटा, जो GDP होता है, ये फॉस्फेट के साथ जुड़कर GTP बनाता है बेटे। क्या बनाता है, GTP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोबारा से बता रहा हूं बेटे एक चीज, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, यहां दो चीजें हो रही है, सक्सिनाइल और कोएंजाइम ए वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, यानी कि कोएंजाइम ए बाहर निकल रहा है, ठीक है, अलग हो रहा है कोएंजाइम ए सक्सिनाइल से। और सक्सिनाइल कोएंजाइम का जो ये बॉन्ड होता है, सक्सिनाइल और कोएंजाइम ए के ग्रुप के बीच में थायोएस्टर बॉन्ड, ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होने की वजह से यहां पर एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से GDP, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, रिएक्ट करता है एक और फॉस्फेट ग्रुप के साथ और बनता है GTP, और ये GTP बाद में कपल्ड रिएक्शन ये ATP में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि बाद में GDP जो है ये ADP से मिलेगा, और ADP जो है बेटा उसको ATP में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन ये यहां GDP में जाएगा, ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो वहां जब आप NCERT पढ़ेंगे, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को जब ये सारा प्रोसेस हो गया, तो ये बन गया, कन्वर्ट हो गया इनटू सक्सिनेट, अगेन इट वुड बी अ 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। यहां तक सब चीज क्लियर है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो कि 4 कार्बन वाला था,
यहां पर सक्सिनाइल और कोएंजाइम के बीच का बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने से एनर्जी निकली, एनर्जी निकलने से जीडीपी और फॉस्फेट कंबाइन किया तो बन गया जीटीपी। लेकिन आप जानते हैं एनर्जी करेंसी जीटीपी नहीं एटीपी है। इन ए कपल्ड रिएक्शन, यानी कि इसी के साथ एक और रिएक्शन होती है इन which phosphate group is transferred from GTP to ADP and it's converted into what called as ATP। तो सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड बन गया। इसके बाद बेटा जो सक्सिनेट होता है या सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड होता है बेटा, इसकी अगेन ऑक्सीडेशन हो जाती है, अगेन इसकी ऑक्सीडेशन होती है बेटा, और अगेन इसकी ऑक्सीडेशन होने के बाद हाइड्रोजन निकलता है और यहां पर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है FAD फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और बनाता है FADH2। याद रहे बेटे, सक्सिनेट को फिर ऑक्सीडेशन हो गई और ऑक्सीडेशन होने के बाद सक्सिनेट से हाइड्रोजन निकला और वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया FAD। यहां पर ये भी एक ऑर्गेनिक हाइड्रोजन एक्सेप्टर है FAD फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसको रिड्यूस्ड, इसको कोएंजाइम सेकंड भी आप कह सकते बेटा। देखो FAD, क्या यहां हाइड्रोजन है? नहीं है। यहां से क्या निकला? हाइड्रोजन। सक्सिनेट से क्या निकला? हाइड्रोजन। इसको क्या होगी? ऑक्सीडेशन। FAD ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, बन गया FADH2। इट्स कॉल्ड एज रिड्यूस्ड कोएंजाइम सेकंड, ठीक है ना। तो यहां पर जो एंजाइम है बेटा, ये है SDH सक्सिनेट डाइहाइड्रोजनेस एंजाइम। ये इज द मार्कर एंजाइम, या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो आपको मैंने पढ़ाया कि ये क्रेब्स साइकिल कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसमें लगने वाले सारे एंजाइम्स कहां होंगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लेकिन याद रखना है आपको बेटा, ये जो एंजाइम होता है सक्सिनेट डाइहाइड्रोजनेस एंजाइम, ये क्रेब्स साइकिल के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होता है। इट इज नॉट फ्रीली इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अगर आप थोड़ा यहां पर बोलेंगे सर थोड़ा समझाइए, मैं इधर अलग से थोड़ा सा आपको ये समझाऊंगा बेटे। यहां पर इस फोकस करो बेटे, देखो इधर यह है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, यह है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। यह है मैट्रिक्स, यहां पर चल रहा है क्रेब्स साइकिल। लेकिन क्रेब्स साइकिल के सारे जो एंजाइम्स है बेटा वो यहीं पर है। क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम्स यही है। मान लीजिए ये है क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स, ठीक है। अब लेकिन जो एंजाइम इधर पर काम करता है बेटा, वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ होता है, फ्री नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यानी कि इस रिएक्शन पर लगने वाला जो एंजाइम होता है बेटा, इस रिएक्शन पर लगने वाला जो एंजाइम होता है, सक्सिनेट को जब ऑक्सीडेशन होती है तो फ्यूमेरेट बनता है, और फ्यूमेरेट जो बनता है बेटा, तो यहां पर एंजाइम कौन सा काम करता है? SDH सक्सिनेट डाइहाइड्रोजनेस एंजाइम, marker enzyme of the Krebs cycle, only enzyme of the Krebs cycle which is not freely present in the mitochondrial matrix but is bound to the inner mitochondrial membrane, जो inner mitochondrial membrane के साथ बाउंड होता है। फ्यूमेरेट अगेन आपके पास 4 कार्बन वाला कंपाउंड होगा, ठीक है कि नहीं। अब यहां के फ्यूमेरेट जो है बेटा, यहां पर बच्चे मेरे हाइड्रेशन होगी और हाइड्रेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मैलिक एसिड, है ना। यहां शॉर्ट में मैंने लिख दिया MA। MA स्टैंड्स फॉर मैलिक एसिड, MA स्टैंड्स फॉर मैलिक एसिड, याद रहे आपको बेटा, MA स्टैंड्स फॉर मैलिक एसिड, है ना। वेरी वेरी नाइस। अब ये जो मैलिक एसिड है अगेन इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। मैलिक एसिड की अगेन क्या होगी बेटा? ऑक्सीडेशन। अगेन यहां से ओहो, ओके बेटा, यहां पर फ्यूमेरेट था, फ्यूमेरेट जो है इसकी हाइड्रेशन हुई तो बना था मैलिक एसिड, कोई मसला नहीं बेटा, बना था मैलिक एसिड, ठीक है ना, मैलिक एसिड। अब जब मैलिक एसिड जो है बेटे, मैलिक एसिड की अब क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। मैलिक एसिड की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, यानी कि इससे भी हाइड्रोजन निकल रहा है, अगेन वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने वाला NAD पॉजिटिव है, और अगेन जो है NAD पॉजिटिव क्या बनेगा? NADH प्लस H पॉजिटिव। और मैलिक एसिड जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये वापस कन्वर्ट होगा इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट, यानी कि ये रिप्लेनिश होगा, ऑक्सैलो जैसा आया था ये क्रेब्स साइकिल में वैसा वापस गया, यानी कि ये आया था एज OAA, इसने प्रोसेस में हिस्सा तो ले लिया, इससे एक्सेप्ट एसिटाइल कोएंजाइम तो कर लिया, लेकिन ये खुद कंज्यूम नहीं हो जाता है, प्रोसेस के एंड पर ये रिजनरेट हो जाता है। जब आपका OAA रिजनरेट हो गया बेटा, जब आपका OAA रिजनरेट हो गया, ये OAA रिजनरेट जब हुआ है ना बेटा, ये अगेन एसिटाइल कोएंजाइम आएगा, कहां से? लिंक रिएक्शन से, लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम आएगा और फिर से ये साइकिल चलेगा बेटा, और इसी साइकिल को नाम मिला है, इसी साइकिल को नाम मिला है बेटा क्रेब्स साइकिल। इसी साइकिल को बेटा नाम मिला है व्हाट?
क्रेब्स साइकिल। तो ये था बेटा आपका क्रेब्स साइकिल। जब आपको बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जब आप पहले वाले पॉइंट्स लिखेंगे फिर ये साइकिल ड्रा करेंगे बेटे, तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा खुश होकर, ठीक है ना। ये था क्रेब्स साइकिल बेटा। अच्छा आप मुझे बताओ, क्रेब्स साइकिल में कुछ पॉइंट्स हम अगर डिस्कस करेंगे, है ना, तो इसको मैं रब करूं, देखिए बेटे, क्रेब्स साइकिल की जब मैं बात करता हूं, बोलो क्रेब्स साइकिल का के दौरान बोलो ऑक्सीडेशंस कितनी रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कितनी बार हुई, ये क्वेश्चन है, पहले सोच लो। क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कितनी बार हो गई, है ना बेटा। देखो जहां जहां NADH बना वो ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन बेटा, ये ऑक्सीडेशन और ये ऑक्सीडेशन, यानी कि देयर आर 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स पर बेटा 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगी बेटा, 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगी। कहां पर बेटे, क्रेब्स साइकिल के अंदर 4 बार ऑक्सीडेशंस होगी। कितनी बार NADH बना, 1 बार NADH, 2 बार NADH, है ना बेटे, 3 बार NADH और 1 बार क्या बन गया बेटे। देखो यहां पर थोड़ा सा मैं अगर यहां पर अगर बता दूं तो, यहां पर अगर बता दूं तो इट इज ओनली स्टेप, है ना, जहां पर क्या बनती है बेटे, FADH2। अच्छा यहां पर जो पहली रिएक्शन पर जो एंजाइम होता है वो होता है साइट्रेट सिंथेस। बस ये रिएक्शन का क्रेब्स साइकिल में एक तो ये एंजाइम याद रखो साइट्रेट सिंथेस, और दूसरा ये याद रखो बेटा SDH। SDH का फुल फॉर्म है बेटा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो इसका फुल फॉर्म है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। अच्छा बताओ मेरे बच्चे, देखो अब मैं कहूंगा कि क्या एट द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम में बचा, नहीं बचा बेटा, ये तो कंप्लीटली टूट गया। इसके अंदर से जितने भी हाइड्रोजन थे उनको स्टेप वाइज रिमूव किया गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर निकलता गया और इससे अंदर जो कार्बन था वो भी बाहर आ गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ बेटा एसिटाइल कोएंजाइम ए में से कितने कार्बन थे, एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन थे और जो 2 कार्बन बाहर आए वो आगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये रहा बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप क्रेब्स साइकिल इज डन। स्टूडेंट्स, we have one more short answer type question in the respiration, that is respiratory coefficient। ठीक है ना बेटे, एक और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो है रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। तो आपका जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट क्या होता है आइए समझते हैं बेटे। अगर ये मेरे पास सेल है ना, सेल के पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है बेटा, है ना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को क्या किया जा रहा है, ऑक्सीडाइज, और क्या निकलता है बेटा, एटीपी। क्या निकलता है बेटे, एटीपी प्लस एनर्जी निकलती है, सॉरी एनर्जी निकलती है और बाय प्रोडक्ट निकलता है बेटा CO2। ठीक है, यहां पर मैं आपको ये क्लियर करते जाऊंगा। प्लस CO2, दोबारा से सुनिए, ओके, या ऐसे मैं आपको समझाऊंगा बेटा। ये एक सेल है, इसके पास कोई भी RS से, RS क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये बाहर से यूज कर रही है ऑक्सीजन, है ना, और इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को कर रही है ये ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडेशन में क्या निकलता है बेटे, एक तो एटीपी तो निकलेगा ही निकलेगा, प्लस CO2 भी निकलता है साथ साथ। जब भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होता है तो एक बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन बाय प्रोडक्ट CO2 होता है बेटा। अब RQ क्या है बेटा, इट्स अ रेशियो। RQ क्या है बेटा, इट्स अ रेशियो ऑफ, जैसे मान लो मैं आपको इसे एक इक्वेशन में बता दूंगा बेटा। वी हैव रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए मान लो आपको लगे X मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और
आपको वहां से क्या मिला बेटा, एक तो मिला वाई मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपको मिली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। समझना है, सेल है, सेल के पास क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मान लो सेल ने खर्चा किया बाहर से एक्स मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी निकाली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और साथ में मान लो निकले वाई मोल्स ऑफ किस, व्हाट थिंग, दैट्स वाई मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आरक्यू क्या होता है बेटा, इट्स अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड, कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय अ सेल और a tissue or an organ or an organism as a whole during the respiration. So एक बार फिर बच्चे मैं आपको RQ वैल्यू समझाऊंगा। RQ वैल्यू क्या है बेटा, इट्स अ रेशियो, किस चीज का रेशियो है, इट्स अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बाय the volume of the oxygen which is required for the oxidation of this respiratory substrate. तो this is RQ value, ये आपका RQ value रहेगा बेटा, ठीक है ना, RQ value रहेगा। अब ये जो है यहां पर मैं एक चीज ऐड करूंगा, डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। देखो आपके पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अलग अलग हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, फैट हो सकता है ना, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, और कुछ हो सकता है बेटा। डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैव डिफरेंट RQ वैल्यू, है ना। पहले आपके ध्यान में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों, ऐसा क्यों है, व्हाई दे हैव व्हाट यू कॉल्ड इज डिफरेंट वैल्यू। रीजन इज कि हर एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर जो इंटरनल ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे मैं मान लो, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूंगा, मान लीजिए इट्स अ कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 है ना, इसमें कार्बन भी 6 है, ऑक्सीजन भी है 6 है, यानी कि अगर इसका इंटरनल CO रेशियो देखा जाएगा दैट इज 1:1, है ना। तो जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, इनको ऑक्सीडाइज करना रिलेटिवली इजी होगा, इनको ऑक्सीडाइज करने में कम ऑक्सीजन लगेगा। अगर इसके कंपैरिजन में मैं देखो, एक फैट, ये है मेरे पास एक मॉलिक्यूल C57H104O6, ये एक फैट है बेटा, ये एक फैट है, इसका नाम है ट्रायोलिन। ट्रायोलिन आप यहां अंदाजा लगा सकते हैं बेटे, इधर कार्बन कितने हैं 57 और ऑक्सीजन आप देखिए केवल 6, यानी कि यहां कार्बन के मुकाबले में ऑक्सीजन बहुत कम है। सो ट्रायोलिन इज ए फैट एक्चुअली, तो मैं कह सकता हूं कि जो फैट्स होते हैं दे आर पोर इन इंटरनल ऑक्सीजन कंटेंट। अब अगर इन दोनों को सेल ऑक्सीडाइज करना चाहेगी, बोलो किसको लगेगा ज्यादा ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करने में, ऑब्वियसली फैट को, फैट वुड रिक्वायर मोर ऑक्सीजन टू गेट ऑक्सीडाइज, तो RQ वैल्यू इसका डिफरेंट आएगा, इसका डिफरेंट आएगा। ये मेरे कहने का मतलब है कि RQ वैल्यू वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। दैट वाज माय एक्चुअल पॉइंट, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। गुड। नाउ अगर मैं RQ वैल्यू फॉर देखूं कार्बोहाइड्रेट्स, अगर मैं RQ वैल्यू फॉर ग्लूकोज निकालूं, ग्लूकोज का RQ वैल्यू निकालूं, तो वो आएगा 1, या कार्बोहाइड्रेट्स का इन जनरल 1 आता है। देखो मान लो आपके पास है C6H12, आपके पास है बेटा C6H12O6, है ना, प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन गिव्स 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 टाइम्स वाटर एंड ऑल दैट, है ना, प्लस एनर्जी। तो यहां RQ वैल्यू क्या आएगा 6, RQ वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड, वो हो गया 6, ऑक्सीजन कंज्यूम्ड 6 हो गया 1, यानी कि आपको इन जनरल अब याद रखना है कि RQ वैल्यू फॉर ग्लूकोज इज 1 और रेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इज 1। सो व्हेन आई टॉक अबाउट RQ वैल्यू ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स, RQ वैल्यू फॉर फैट्स एंड प्रोटीन्स इज लेस देन 1, यानी कि ये लेस देन 1 होता है। एंड इट हैज बीन फाउंड टू बी 0.7 फॉर फैट्स एंड 0.9 फॉर प्रोटीन्स। इनके लिए 0.7 और प्रोटीन्स के लिए 0.9 होता है। इन जनरल लेस देन 1 ही होता है बेटा। तो यानी कि आपको इधर पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स का RQ वैल्यू अलग होता है बेटा, और फैट्स और प्रोटीन्स का अलग होता है बेटा, ये भी आपको देखना पड़ेगा।
एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी है C51H98O6 twice. It is tripalmitin. तो ये इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, यहां से आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए बेटे। तो डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज दैट इज 102 डिवाइडेड बाय this oxygen consumed and it's when you calculate it would be 0.7. so this is one of the thing that you have to remember, है ना। फैट्स के लिए 0.7 होता है, प्रोटीन्स के लिए 0.9 होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1 होता है। अच्छा, अब एक चीज है कि अगर सेल यूज करेगी ऑर्गेनिक एसिड्स को, ऑर्गेनिक एसिड्स का जो आर की वैल्यू होता है वो होता है ग्रेटर देन 1, है ना, एक से ज्यादा होता है। तो रीजन इज कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं इनमें कार्बन, देखो जैसे मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल से बता दूं, C2H2O4 ऑक्सैलिक एसिड है बेटा, यहां कार्बन के मुकाबले में जो है ऑक्सीजन ज्यादा है। जब यानी कि जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे जितना ऑक्सीजन लगेगा उससे ज्यादा निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनका आर की वैल्यू होता है ग्रेटर देन 1। These are few important questions of respiration. I hope they would be asked in the board exams and you would enjoy them. Thank you. God bless you.